तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। आज अपनी कला संस्कृति का जो प्यारा सा टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान की भाषा और बोलियां। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कला संस्कृति का। आज हमें राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। सब जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और बड़ी विडंबना की बात है कि हमारी राजस्थानी भाषा को भी भारत सरकार ने मान्यता नहीं दे रखी। भारत का संविधान नेपाली को मान्यता देता है, कोंकणी, संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो को मान्यता देता है। लेकिन भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की भाषा राजस्थानी को अभी तक कोई भी मान्यता नहीं मिली। खूब सारे इतिहासकारों ने इसके लिए प्रयास भी किया। हमारे चूरू के साहित्यकार कन्हैयालाल जी सेठिया से पूछा भी गया था, कभी आपके पूरे राजस्थान में अलग अलग भाषा बोलते हैं, हम कौन सी भाषा को मान्यता दें। गंगानगर वाले अलग बोली बोलते हैं, जोधपुर वाले अलग बोलते हैं, बाड़मेर वाले अलग बोलते हैं, अलवर जिले में भी 5 प्रकार की भाषा बोलते हैं। कोई मेवाती बोलता है, कोई ढूंढाड़ी बोल रहा है, कोई राठी बोल रहा है, मेवाड़ में अलग भाषा बोल रही है, वागड़ में अलग भाषा बोल रही है। तो हम कौन सी भाषा को मान्यता दें। तब कन्हैयालाल जी सेठिया ने कहा था कि भाषा और बोली में फर्क होता है। भाषा वह होती है जो लिखी जाती है, बोलियां वो होती हैं जो बोली जाती हैं। आपके सामने टॉपिक है भाषा और बोलियां। भाषा लिखी जाती है, बोलियां बोली जाती हैं। मारवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, हाड़ौती, ये सारी की सारी बोलियां हैं। और हमारे तो कहावत भी है कि कोस कोस पर बदला पानी, 3 कोस पर बदला वाणी। मतलब कि हर 3 कोस पर हमारी बोलियां हमें अलग अलग सुनने को मिलती हैं। मुझे हरियाणवी बोली बहुत बढ़िया समझ में आती है। ऐसा नहीं कि केवल राजस्थान में बोलियां अलग अलग हैं। मुझे हरियाणवी का बहुत अच्छा नॉलेज है क्योंकि मेरी माँ हरियाणा की है। मैं हरियाणा के शब्दों के बारे में बढ़िया जानता हूँ। लेकिन मैं जो हरियाणवी बोली जानता हूँ वो अपने भिवानी, चरखी दादरी, जुई, लुहारू, रिवाड़ी वाली समझ पाता हूँ। अगर मैं जींद, करनाल, अंबाला की तरफ चला जाऊं तो मुझे उनकी बोली पूरी समझ में नहीं आती। मतलब कि हरियाणा की भी बोलियां अलग अलग हैं। इसी तरह राजस्थान में भी बोलियां अलग अलग हैं। लेकिन हमारी भाषा राजस्थानी है, जिसको लिखने का पैटर्न एक ही है। कन्हैयालाल जी सेठिया ने कहा भी था कि मीरा कहेगी बिन मानो भाषा राजस्थानी। हमारी मीराबाई राजस्थानी भाषा में पूरा साहित्य लिख कर गई है। जिस भाषा में मीराबाई ने साहित्य लिखा है आप तो केवल उसे मान्यता दे दो। इसलिए हम तो कहते हैं कि राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता दी जाए। क्योंकि जब तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक तो हमारा राजस्थान गूंगा है। सर गूंगा क्यों कह रहे हो। एक बड़ा प्यारा सा दोहा है कि भलो बनायो बाप जी गूंगो राजस्थान है, बिन भाषा रे प्रांत तो बिन देवड़ो थान है। आपने बहुत अच्छा राजस्थान बनाया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान। लेकिन वो राजस्थान गूंगा है क्योंकि उसकी भाषा को मान्यता नहीं मिल रखी। ऐसा लगता है जैसे बिना मूर्ति का मंदिर हो। मायड़ भाषा मौनी जो मोत्यारो हार है, बिन भाषा रे भाईला सुनो लागे थार। हमारी जो मातृभाषा है वो मोतियों की हार जैसी है, इसके बिना तो भाई हमारा घर सुना सा लगता है। और अगर सही बताएं तो किसी ने राजस्थानी भाषा के लिए बहुत लंबे समय बाद में आवाज उठाई है, राजस्थानी भाषा के लिए समर्थन किया है, तो वो है हमारे राजवीर सर। सर ने राजस्थानी भाषा को दोबारा से जीवित करने का काम किया है। हालांकि तुम तो सब केवल एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने आए हो। आपको तो ये ध्यान रखना है कि हमारी भाषा तो राजस्थानी है और उसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जाती हैं वो हमारी बोली हैं। तो हम क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम वहां से शुरू करते हैं। वर्तमान में जो भी भाषा चल रही है उन सब की उत्पत्ति आर्य भाषा से हुई है। आपने अगर रामायण महाभारत में इस प्रकार के शब्द तो थोड़े बहुत सुने होंगे, आर्य पुत्र, कि मैं आर्य पुत्र हूं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति।
आर्य लोग सिंधु नदी के क्षेत्र में रहते थे और हमारे सह को है बोलते हैं। जैसे हम सुनील को हुनील बोलते हैं, सुगला को हुगला बोलते हैं, सापुरा को हापुरा बोलते हैं, उसी प्रकार से हमने सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। इन्हीं आर्य लोगों ने वैदिक धर्म की नींव रखी, मतलब 4 वेदों की स्थापना की। चारों वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्य भाषा से ही वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई है। शुरुआत में थोड़ा सा मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। आर्य भाषा से वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई है। वैदिक संस्कृति मतलब वेदों की भाषा। वैदिक संस्कृति को हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो बोलने वाली भाषा, एक लिखने वाली भाषा। जैसे मैंने कहा के टाइम हो गयो, मैं ये बोल सकता हूं, ये बोली है, लेकिन मैं ये लिख नहीं सकता। अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा क्या समय हो गया। इसलिए बोलने वाली भाषा थी पाली और लिखने वाली भाषा होगी संस्कृत। कहने का मतलब ये कि पुराने समय में लोग संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथ लिखते थे, लेकिन वो जिस भाषा में बात करते थे उसका नाम पाली था। संस्कृत में अगर हम बात शुरू कर दे तो हमारे समझ में नहीं आए कि हम बोल क्या रहे हैं। जैसे हम 10वीं क्लास तक पढ़ते थे, राम रामो रामा रामम रामो रामा रामेण रामाभ्याम रामे रामस्य राम्यो रामाणाम हे राम हे रामो हे रामा। हमें समझ में नहीं आएगा भाई साहब क्यों पढ़ाया जाता था, मतलब क्या था। संस्कृत भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त करते थे। थोड़ा बहुत ही जानते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द थे, लेकिन हम ये थोड़ी आपस में जब बातें करते थे तो हम इसी प्रकार से बोलते थे, हे राम हे रामो हे रामा, पठंती पठ पठंती। तो बोलने के लिए हम पाली भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये थोड़ा सा हमने 2 डिवाइड किया है। आर्य भाषा, वैदिक संस्कृति मतलब वेदों की भाषा। आर्यों ने वेदों की रचना की थी, संस्कृत भाषा काम में लेते थे। तो ये वैदिक संस्कृति वेदों की भाषा 2 भागों में टूट गई। एक तो पाली मतलब बोलने वाली भाषा, जैसे मैं सिंपल कह रहा हूं के टाइम हो गयो, तो ये जो भाषा है ना ये पाली है, मतलब बोलने वाली भाषा है, इसको मैं लिख नहीं सकता। एक संस्कृत, संस्कृत मतलब लिखने वाली भाषा। अब मुझे लिखना है क्या समय हो गया, ये क्या होगी सर, ये लिखने वाली भाषा होगी। तो बोलते अलग थे, लिखते अलग थे। फिर पाली भाषा को हमने 3 भागों में बांट दिया, मागधी, सोरसनी प्राकृत और महाराष्ट्र प्राकृत। इसी पाली को हमने आगे क्या किया, 3 भागों में डिवाइड किया। भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सूरसेन महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। सूरसेन महाजनपद वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली गई उसका नाम हो गया सोरसेनी प्राकृत। सोरसेनी प्राकृत कहां पर बोली गई सर, यूपी में बोली गई, प्लस राजस्थान में बोली गई और प्लस गुजरात में बोली गई। भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र, गुजरात में भी रहे थे, राजस्थान में भी घूमे थे और यूपी में भी घूमे थे। तो यहां पर इन तीनों स्टेट में जिस भाषा का प्रचलन था उसे कहा गया सोरसेनी प्राकृत, इसे सूरसेन महाजनपद कहा जाता था। यूपी से ऊपर बिहार है, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र है। बिहार वाले क्षेत्र में जो भाषा बोलेगी उसका नाम हो गया मागधी। ये बिहारी, बिहारी मतलब बिहार वाले क्षेत्र में जो भाषा बोलेगी उसका नाम हो गया मागधी। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो भाषा बोलेगी उसका नाम हो गया महाराष्ट्र प्राकृत। हमें तो राजस्थानी भाषा निकालने की, राजस्थानी भाषा कैसी। अब ये सोरसेनी प्राकृत आगे जाकर 2 भागों में फिर टूट जाती है, गुर्जरी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश में। टूटने का मतलब कि सोरसेनी का अपभ्रंश हो गया। गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र को हम क्या कहते थे, गुजरात्रा कहते थे। अगर आपने इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र को गुजराज मतलब गुजरात्रा कहते थे। और गुजरात्रा क्षेत्र में जो भाषा बोली गई उसका नाम था गुर्जरी अपभ्रंश। राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली गई, गुजरात में गुजराती बोली गई। और गुजराती और राजस्थानी दोनों की उत्पत्ति हुई है गुर्जरी अपभ्रंश से, मतलब गुजरात्रा। गुजरात और राजस्थान भाई सोरसेनी प्राकृत, सूरसेन महाजनपद हुआ करता था। सूरसेन महाजनपद मतलब यूपी, राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र। राजस्थान और गुजरात को कहते थे एक साथ में गुजरात्रा। इस गुजरात्रा से बना है गुर्जरी।
तो राजस्थानी है वो इसी गुर्जरी से आई है, और जो गुजराती भाषा है वो भी इसी गुर्जरी अपभ्रंश से आई है। अब एक बच गई, एक कौन सी बच गई सर? यूपी वाली बच गई। यूपी वाली आ गई नागर अपभ्रंश से। उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली गई वो थी नागरी अपभ्रंश। उत्तर प्रदेश वाले सबसे शुद्ध हिंदी बोलते हैं। वो आधे सह को भी सही बोलते हैं, आधे लय और रे को भी सही बोलते हैं। हम राजस्थान वालों से हिंदी पूरी तरह शुद्ध नहीं बोली जाती। मेरे चूरू की बात कर लो, मेरे खुद से आधा सह नहीं बोला जाएगा। स्कूल, स्प्लेंडर, पूरा सह बोल रहे हैं हम। तो हिंदी बोलने में आज भी उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। और हिंदी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से मानते हैं, मतलब कि नागरी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानते हैं। मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई केवल एक बात समझाने के लिए कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसिनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है? सोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसी से गुजराती भाषा की भी सेम इसी प्रकार से उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी गुजराती इधर चले गए, और हिंदी की पूछ ले तो सर हिंदी की नागरी अपभ्रंश हुई है, लेकिन हमें केवल राजस्थान से मतलब था, इसलिए मैंने तुम्हें पूरा का पूरा डायग्राम के द्वारा समझाया है। बताओ यहां तक अगर किसी की कोई बात नहीं समझ में तो आराम से पूछ सकता है। मैंने पहली बात से लेकर लास्ट बात तक तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई है। तो इस प्रकार से हमारी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब जो मैंने पहली लाइन लिख रखी है वो सेम ही है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी में हुई। सोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति होती है 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ये शुरुआत में मैंने लाइन लिख रखी है। मोतीलाल जी मीनारिया, डॉक्टर माहेश्वरी व के एम मुंशी के अनुसार भी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। मोतीलाल जी मीनारिया की पुस्तक है राजस्थानी भाषा और साहित्य। इस पुस्तक में मोतीलाल जी मीनारिया ने भी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से ही बताई है। और के एम मुंशी और इसके अलावा डॉक्टर माहेश्वरी, ये तीनों व्यक्ति ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। इसके बाद में आते हैं इटली के विद्वान जिनका नाम है एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी का जन्म इटली में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि रही थी वो बीकानेर रही थी। एलपी टेसीटोरी की आप फोटो देख सकते हो। कर्म भूमि बीकानेरी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में इन्होंने राजस्थानी भाषा पर बहुत बढ़िया अध्ययन किया, सारण साहित्य को संग्रहण करने का काम किया था। इनके अनुसार भी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, और यह लगभग 12वीं सदी के आसपास अस्तित्व में आ चुकी थी। ठीक है, तो सिंपल सा कभी कभी क्वेश्चन क्या बनता है, एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, नागरी अपभ्रंश से हुई है, महाराष्ट्र प्राकृत से हुई है, मागधी से हुई है। तो सिंपल सा यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो 3 व्यक्ति पीछे हो गए, चौथे व्यक्ति अपने एलपी टेसीटोरी हो गए। फिर मैंने एक बात लिखी कि राजपूताने की जो प्राचीन लिपि थी उसका नाम था ब्राही लिपि। सबसे पहले तो हमें लिपि के बारे में पता होना चाहिए। भाषा को लिखने के लिए हम जो अक्षर काम में लेते हैं वो होती है लिपि। सर समझिए नहीं, भाषा को लिखने के लिए इस प्रकार के अक्षर काम में लिए जा रहे हैं। ये आपकी ब्राही लिपि है जिसकी आप फोटो देख रहे हो। हमारे राजपूताने के सबसे प्राचीन ब्राही लिपि चलती थी। ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती। बाएं से दाएं मतलब ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। ये आप सबको पता है कि सर ने हिंदी में अक्षर लिख रखे हैं। ये कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि है। अक्सर मैं कैसे लिखता हूं सर? ये अक्षर भी बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। मतलब बोर्ड इधर है, ये बायां हो गया। इधर से लाइन शुरुआत करता हूं मैं एलपी टेसीटोरी के अनुसार, मतलब मैं बाएं से शुरू कर रहा हूं और दाएं पे जाकर खत्म कर रहा हूं। ये देवनागरी लिपि है, ये ब्राही लिपि है। इसके अंदर ए को इस प्रकार से लिखते, आ को ऐसे लिखते, ई उ ए ओ ए, मतलब कै ख गैड सब इस प्रकार से लिपि में लिखे जाते थे। तो ब्राही लिपि के अक्षरों को आप देख सकते हो। सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो अपने को इसी लिपि में मिले हैं।
ये देख लो, ठीक है। तो राजपूताने की प्राचीन लिपि जो अपना राजस्थान है, इसमें पुराने समय में कौन सी लिपि चला करती थी? तो हमारे यहां पर प्राचीन समय में ब्राह्मी लिपि चला करती थी। चलो आगे, नॉर्मल सी बात है। जॉर्ज ग्रियर्सन व पुरुषोत्तम लाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश से हुआ है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानते हैं। हालांकि ये तो मान के चले गए, इन्होंने तो भाषाओं के बारे में अध्ययन कर लिया, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। अभी हम इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, एक बार छोड़ दो। और कौन है सर? पुरुषोत्तम लाल मिनारिया, इनकी पुस्तक है राजस्थानी साहित्य का इतिहास। ये देख लो, पुरुषोत्तम लाल जी मिनारिया, तो इनकी पुस्तक है राजस्थानी साहित्य का इतिहास। इन दोनों विद्वानों ने राजस्थानी भाषा का उद्गम है वो नागर अपभ्रंश से माना है। नागर अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ? कभी अपने जॉर्ज अब्राहम गिरियसन और मोतीलाल जी मिनारिया ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से नहीं हुई है, तो किससे हुई है? बोले कि इस नागर अपभ्रंश से हुई है। बोले इससे तो हिंदी निकली है। बोले हाँ, हिंदी निकली है ना, यहीं से राजस्थानी निकली है। तो सब विद्वानों के अलग अलग मत हैं, वो तो अपने मत निकाल के चले गए और हमें भाई याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहां से सवाल पूछता है। अब विद्वानों के मत हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या बनेगा? पुरुषोत्तम लाल मिनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है, उसने तो क्वेश्चन बना दिया। अब हमें याद करना पड़ेगा भाई, ये दो विद्वान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा नागर अपभ्रंश से आई है। जहां से हिंदी आई है वहीं से राजस्थानी भाषा आई है। चलो, एक बात आपको थोड़ा सा ऐड करना है। राजस्थानी भाषा वेस्टर्न इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। देखो, सबसे पहले वेस्टर्न का मतलब हो गया पश्चिमी। और राजस्थान कहां पर है? राजस्थान तो भारत के पश्चिम में है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल राजस्थान है वो भारत के पश्चिम में है। इंडो आर्यन, इंडो आर्यन भाषा, इंडो आर्यन का मतलब हो गया भारत के आर्यों की भाषा। आप फोटो देख सकते हो, भारत के नक्शे में आपको ये जो सारी की सारी भाषाएं दिखाई दे रही हैं, ये सारी भाषा इंडो आर्यन भाषाएं हैं, भारत की आर्यों की भाषाएं। जिसमें राजस्थानी है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है, हिंदी, बिहारी, बंगाली, ओरिया, मराठी, ये सारी की सारी जो भाषा है वो इंडो आर्यन भाषाएं हैं। और राजस्थानी भाषा का जो परिवार है वो इसी इंडो आर्यन भाषा परिवार में आता है। ये इंडो आर्यन भाषा का पूरा परिवार है। तो राजस्थानी कहां पर? सर राजस्थानी पश्चिम में है, तो हमने लिख दिया पश्चिमी इंडो आर्यन भाषा। बताओ, अगर अब तुमसे कोई सिंपल सा सवाल पूछ ले, जैसे राजस्थान पुलिस में सवाल पूछ लिया था, राजस्थानी भाषा कौन से परिवार से संबंधित है? तो पश्चिमी इंडो आर्यन। मतलब ये पूरी की पूरी जो आपको भाषाएं दिख रही हैं, ये इंडो आर्यन भाषाएं हैं, आर्यों की भाषा है। तो यहाँ आपकी बिहारी हो, हिंदी हो, ओडिया, मराठी, बंगाली, नेपाली, असमिया, राजस्थानी, पंजाबी। राजस्थान इसमें किधर आती है? सर राजस्थान तो पश्चिम में आती है। ठीक है, चलें आगे। कमेंट थोड़ा कम करो, बहुत शानदार क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सिंपल सा पूछ ले, राजस्थानी भाषा किस परिवार से संबंधित है? सर इंडो आर्यन भाषा। ये सारी की सारी आर्यों की भाषा है, इंडो आर्यन भाषा है। इसमें राजस्थानी वेस्टर्न में है, मतलब पश्चिम में है। अब मैंने दो चीजें नोट लगाकर लिख रखी हैं। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं और राजस्थानी भाषा दिवस हम 21 फरवरी को मनाते हैं। ओके, ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। सिंपल सा पूछ लेते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? सर 14 सितंबर को मनाते हैं। अपनी भाषा आपनो सम्मान, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था, इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलो, हिंदी वाला तो समझ में आ गया सर, 14 सितंबर को मनाते हैं। राजस्थान वाले 21 फरवरी को क्यों मनाते हैं? हम राजस्थान वालों को कोई दिन नहीं मिल रहा था कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाएं। फिर हमें पता चला कि 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। तो हमने कहा कि हम भी उसी दिन राजस्थानी भाषा दिवस बनाएंगे जिस दिन पूरा विश्व हमारी भाषा को सेलिब्रेट करेगा।
तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस भी 21 फरवरी को मनाते हैं और राजस्थानी भाषा दिवस भी 21 फरवरी को मनाते हैं। पूरा विश्व उस दिन भाषा को लेकर सेलिब्रेट करता है, जश्न मनाता है। तो हम भी खुश हो गए कि चलो हमारी भाषा को भी तुम सेलिब्रेट करोगे। ओके, ठीक है। हिंदी बोलने के मामले में आज भी यूपी नंबर 1 है और राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। ये जो आप डायग्राम के माध्यम से देख रहे हो, पूरा का पूरा उत्तर भारत है वो हिंदी से आपको घिरा हुआ दिख जाएगा नक्शे के अंदर। तो बात करें तो भी सबसे ज्यादा लोग कहां पर रहते हैं सर? यूपी में रहते हैं। इस पूरे नक्शे में अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है सर? उत्तर प्रदेश में है। इसलिए हिंदी बोलने में आज भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है और राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है भाई, हिंदी बोलने के मामले में यूपी पहले नंबर पर आ गया और राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। राजस्थानी भाषा का जो स्वतंत्र काल है वो 16वीं सदी है। 16वीं सदी के बाद में राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित होने लगी थी और राजस्थानी भाषा का जो गोल्डन टाइम है वो 1650 से 1850 ईस्वी तक का है। इसमें राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने का काम किया गया था। तो ये केवल सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी भाषा का जो स्वतंत्र काल है वो 16वीं सदी है और राजस्थानी भाषा का जो गोल्डन टाइम है जिसमें राजस्थानी भाषा को खूब सारा बढ़ावा दिया गया था, वो जो समय है वो 1650 से 1850 ईस्वी तक का है। रख लोगे ध्यान में। अब बात करते हैं एक ग्रंथ की जो आप सबके सामने है। 778 ईस्वी में उदोतन सूरी ने कोवल्य माला ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का फोटो भी देख सकते हो। कोवल्य माला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया सर? उदोतन सूरी के द्वारा लिखा गया है। सर हमें क्यों दिखा रहे हो? इस ग्रंथ में उदोतन सूरी ने 18 देशी भाषाओं का जिक्र किया है और इसमें इन्होंने पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा मरु भाषा का भी जिक्र किया। मरु भाषा मतलब मरुस्थल वाले क्षेत्र की भाषा, और मरुस्थल तो हमारे राजस्थान में ही है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी मरु भाषा का सबसे पहले उल्लेख अगर किसी ग्रंथ में होता है तो वह ग्रंथ था उदोतन सूरी का कुवल्यमाला ग्रंथ। रख लोगे ध्यान में। मतलब एक ग्रंथ में हमारी राजस्थानी भाषा का जिक्र किया गया है। किस नाम से किया गया सर? मरु भाषा के नाम से किया गया है। तो 778 ईस्वी में उदोतन सूरी ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कुवल्यमाला ग्रंथ। इसमें 18 देशी भाषाओं का जिक्र किया गया, 18 भाषाओं का जिक्र है और इसमें एक मरु भाषा का भी जिक्र है, मरु भाषा को भी शामिल किया गया है। और ये जो मरु भाषा है ना, ये हमारे पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। तो इन भाई साहब ने हमारी भाषा का जो जिक्र किया है, वर्णन किया है, वो मरु भाषा के नाम से किया है। फिर चलते हैं आईने अकबरी की तरफ। अबुल फजल ने अकबर के जीवन पर फारसी भाषा में अकबरनामा ग्रंथ लिखा था। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी कहलाता है, जिसके आप फोटो देख सकते हो। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया आईन ए अकबरी। आईन अकबरी में बताया गया है कि अकबर के दरबार में मंत्री कौन था, अकबर के दरबार में कौन सी भाषा बोली जाती थी, कौन कौन सी बोलियों का प्रचलन था। उसी आईन अकबरी में हमारी मारवाड़ की भाषा का उल्लेख किया गया है। कितनी बड़ी बात है कि अकबर के दरबार में एक नवरत्न था अबुल फजल, उसके द्वारा अकबरनामा लिखा गया था, अकबर के जीवन पर आधारित था। उसका जो तीसरा भाग है वो आईन अकबरी कहलाता है और इस ग्रंथ में हमारी मारवाड़ की भाषा का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कवि कुशल लाभ ने भी पिंगल शिरोमणि ग्रंथ की रचना की है और उसमें भी मारवाड़ी भाषा का जिक्र किया गया है। मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी फोटो ली है जिसमें आपको पीछे मारवाड़ की धरती दिखाई देगी, पीछे आपको ऊंट दिखाई देंगे, मारवाड़ी पुरुष दिखाई देंगे और ताऊ जी के हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है पिंगल शिरोमणि, जो कवि कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई है। और ताऊ जी ये पुस्तक सबको पढ़ पढ़ कर बता रहे हैं कि देखो इस पुस्तक में हमारी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आया। गया क्या समझ में आया बताओ फटाफट। ठीक है, तो ये भी शुरुआत से हमने चर्चा की है। आईन अकबरी में वर्णन किया गया है, पिंगल शिरोमणि की पुस्तक है, कवि कुशल लाभ की पुस्तक है पिंगल शिरोमणि, इसमें जिक्र किया गया है। कुवल्यमाला ग्रंथ है उद्योतन सूरी, उसमें जिक्र किया गया है।
अब हम दो शैलियों की चर्चा करेंगे, डिंगल और पिंगल। राजस्थानी भाषा की दो शैलियों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फोटो के माध्यम से समझो, एक तरफ मैंने डिंगल लिख रखा है, एक तरफ मैंने पिंगल लिख रखा है। डिंगल किधर बोली जाएगी सर? डिंगल तो सर पश्चिमी राजस्थान में बोली जाएगी। और पिंगल किधर बोली जाएगी सर? पिंगल तो अपने पूर्वी राजस्थान में बोली जाएगी। डिंगल पश्चिमी राजस्थान में, पिंगल पूर्वी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में जो भी साहित्य लिखा गया, जो पुस्तक लिखी गई, वो डिंगल में लिखी गई। और पूर्वी राजस्थान में जो साहित्य लिखा गया वो पिंगल में लिखा गया। वैसे भी याद करोगे, पूर्वी मतलब पिंगल। अगर हम बात करें सर सबसे शुद्ध राजस्थानी कौन सी है, एकदम प्योर देसी घी शुद्ध राजस्थानी, तो हम कहेंगे भाई साहब शुद्ध राजस्थानी तो डिंगल है एकदम। अगर प्योर की बात करें ना, बिल्कुल विशुद्ध, तो ये डिंगल है। तो सर वो क्यों नहीं है? क्योंकि पिंगल के पास में ब्रज क्षेत्र है, इसलिए इसके ऊपर ब्रज शैली का प्रभाव है। ब्रज क्षेत्र मतलब भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र, जहां पर उनका बचपन बीता था। तो यहां पर यूपी वाला क्षेत्र लग गया, इसलिए पिंगल के ऊपर ब्रज शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये पिंगल है और इधर आपका यूपी वाला क्षेत्र है, तो इसके पास में ब्रज क्षेत्र है, इसलिए इस पिंगल के ऊपर ब्रज शैली का प्रभाव पड़ा। डिंगल है ये चारणों के द्वारा लिखी गई। जो भी डिंगल साहित्य है वो किन के द्वारा लिखा गया? चारणों के द्वारा लिखा गया। और जो पिंगल है वो भाटों के द्वारा लिखा गया। भाट जो वसावली रखने का काम करते थे। डिंगल के मैं आपको थोड़े से दोहे सुना देता हूं, दोनों के दोहे सुनाऊंगा मैं आपको। डिंगल भाषा के दोहे समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है, बाकी कोई बात नहीं, रट्टा तो मारना नहीं है। तिहा देश विदेश समय, तिहा किसा उतने, तिहा जी के वन संतरे को सिहारो वने। समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आएगी, शुद्ध राजस्थानी है, डिंगल भाषा है, कैसे समझ में आ जाएगी? तिहा देश विदेश सम सिंहा किसा उतने, सिंह जी के वन संसरे को सिहारो वने। एक सूरवीर योद्धा युद्ध के लिए ज्योतिषी के पास जाकर कभी मूर्त नहीं पूछता है, वह मरने में अपना मंगल समझता है और उसके चेहरे पर तेज हमें अलग ही चमक के रूप में दिखाई देता है। ये डिंगल भाषा है सर। और सुनाओ। सुत मरियो हित देश रहे हर क्यों बंधु समाज, माने हरखी जन्म दे जितरी हरखी आज। ये तो थोड़ा बहुत सुना होगा तुमने। सुत मरियो हित देश रहे हरख्यो बंधु समाज, माने हरखी जन्म दे जितरी हरखी आज। हमारे राजस्थान में एक माँ बेटे के जन्म लेने पर इतना खुश नहीं होती जितना वह उसके देश बलिदान पर खुश होती है। और सुनाओ। धरती मारी हूं धनी ढालू नेजा ढाल है, गुण उतारे ठाकरा उबा सिहा खाल है। कितने प्यारे डिंगल के दो ही हैं। धरती मारी हूं धनी ढालू नेजा ढाल, कुण उतारे ठाकरा उबा सिहा खाल। एक वीर राजपूत कहता है कि ये धरती उसकी है, वहीं उसका मालिक है, और जहां पर उसने अपना भाला गाड़ दिया फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि खड़े शेर की खाल निकाल सके। ये डिंगल के दो ही हैं। हेलो मारे खेजड़ी सुन पंथी संदेश, बिन माथे अरी बाडना निपजे मारो देश। खेजड़ी का पेड़ एक पथी को कहता है कि हमारी भूमि पर ऐसे वीर पैदा हुए हैं जो सर कटने के बाद में भी दुश्मनों को मार गिराते हैं। हेलो मारे खेजड़ी सुन पंथी संदेश, बिन माथे अरी बाडना, बिन माथे अरी बाडना निपजे मारो देश। हमारा जो देश है वो बिना माथे की सुरवीर पैदा कर देता है। ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो सर कटने के बाद में भी दुश्मनों के साथ में लड़े हैं। ये डिंगल भाषा के दो ही हैं, तारणों के द्वारा लिखे गए शुद्ध राजस्थानी हैं। तो सर पिंगल में सुना दो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है, वो पिंगल भाषा में लिखा गया है। उस ग्रंथ के मैं तुम्हें एक दो दो ही सुनाता हूं। समदर्शित निकट है भुगति भुगति भरपूर, विषम दर्शवा नरंत सदा सर्वदा दूर। ये अपने पिंगल भाषा है। समदर्शित निकट है भुगति भुगति भरपूर, विषम दर्शवा नरंत सदा सर्वदा दूर। जो लोग सभी के लिए समान भाव रखते हैं उनको भोग और मोक्ष अपने आप मिल जाता है। समदर्शित निकट है भुगति भुगति भरपूर, विषम दर्शवा नरंत सदा सर्वदा दूर। और जो लोग इसके विपरीत भेद भावना रखते हैं उनसे भोग और मोक्ष से दूर भागते हैं। जब
संत बरदाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिख रहा था तो उन्होंने सबसे पहले लिखा था कि सरस काव्य रचना रचो खलजन सुनिन हसते, जैसे सिंदूरी देखी मग स्वान सुबह बुसंत। सरस काव्य रचना रचो खलजन सुनिन हसंत, क्या मैं महाकाव्य की रचना कर रहा हूं, इस रचना को सुनकर दुष्ट लोग मेरे पर हंसेंगे। कैसे हंसेंगे? जैसे सिंदूर देखी मग स्वान सुबह बुसंत, जैसे हाथी को देखकर कुत्ते स्वभाव से भौंकने लगते हैं। तो ये भाई साहब डिंगल और पिंगल है, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोनों की दोनों बातें मैंने समझा दी, अब केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा की डिंगल और पिंगल से ली है। डिंगल मतलब पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी बोली का जो साहित्य रूप है वो डिंगल शैली में लिखा गया है। ठीक है, आप प्यारे सी फोटो देख सकते हो, पश्चिमी राजस्थान के कुछ उच्चारण कवि बैठे हैं और जो लिख रहे हैं, भी डिंगल में ग्रंथ लिख रहे हैं। सारण साहित्य में प्रयुक्त विशुद्ध राजस्थानी, विशुद्ध का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध राजस्थानी है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, शुद्ध राजस्थानी। और चारण साहित्य में इसका प्रयोग किया गया है, गीतों के रूप में मिलती है भी, जैसे गीत गा रहे हैं उस प्रकार से डिंगल भाषा में मिलती है। गुर्जरी अपभ्रंश से निर्मित है ये, इसके जो उत्पत्ति मानते हैं वो गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। प्रमुख ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ डिंगल शैली में लिखा गया है, कौन सा ग्रंथ पिंगल शैली में लिखा गया है। कुछ ग्रंथ आप देख सकते हो, जैसे आपके सामने फोटो है अचलदास खिंचीरी वचनिका जो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया है। ढोला मारूरा दूहा है जो कवि कलोल के द्वारा लिखा गया है। वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ है जो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया है। इनकी मैंने फोटो लिए, बाकी सारे के सारे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजरूपक ग्रंथ वीर भान के द्वारा लिखा गया है। पिठू सुजा का ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद। जगत रासो है गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया है। ये सारे के सारे ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। अब मैंने थोड़ा सा एक नोट लगाकर लिखा है जो आरपीएससी ने पूछा था। क्या लिखा है सर? कि डिंगल साहित्य में वैन, वैन मतलब वैन, वैन भी बोल देते हैं, वैन भी बोल देते हैं, ये सगाई अलंकार है। इसमें दोहा छंद का प्रारंभिक व अंतिम शब्द एक ही वर्ण से प्रारंभ होता है। सर समझे नहीं, पता नहीं क्या लिख रखा है। वयन वैन का मतलब होता है वर्ण, वयन वैन का मतलब क्या हो गया? वर्ण। वर्ण कह सकता हूं, अक्षर कह सकता हूं, हाँ सर कह दो। सगाई का मतलब हो गया संबंध, सगाई कर दी, संबंध कर दिया। इसका मतलब हुआ कि डिंगल के अंदर वर्णों का अक्षरों का क्या संबंध है। जैसे इसने कहा है कभी जो वर्ण अक्षर में क्या संबंध है, इसमें दोहा छंद का प्रारंभिक व अंतिम शब्द एक ही वर्ण से प्रारंभ होता है। डिंगल में अभी मैं तुम्हें दोहा छंद सुनाऊंगा और उसका जो पहला और अंतिम शब्द है ना वो एक ही वर्ण से शुरू होगा। ऐसा सर हो ही नहीं सकता, इतना शानदार दोहा। भगवान श्री कृष्ण का एक डिंगल के ऊपर दोहा छंद है जिसमें वो रुक्मिणी का हरण कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा छंद लिखा गया है कि छत्रपति वड़ा वड़ा लेछण छत्रने हालियो जगत सु करे रुक्मण हरण। नहीं समझे सर, पहली लाइन सुनो। छत्रपति वड़ा वड़ा लक्षण क्षेत्रण, छह से शुरू हुआ छह पे खत्म हुआ। अगली लाइन है हालियो, है से शुरू हो रहा है, हालियो जुगसु करे रुक्मण हरण, है पे शुरू हो रहा है, है पे खत्म हो रहा है। मतलब कि बड़े बड़े छत्र और महान ध्वजाएं लहरा रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी शक्ति से रुक्मणी का हरण किया था। ये दोहा है, इसके अंदर से डिंगल के अंदर जिसका जो दोहा छंद है पहला और अंतिम शब्द एक अक्षर से शुरू होता है। रख लोगे ध्यान में? ओ सर रख लेंगे। पिंगल पूर्वी राजस्थानी व ब्रज भाषा का क्या है? साहित्यिक रूप है। शुरुआत में मैंने बताया था पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान और ब्रज भाषा के साहित्य में काम ली जाती है। ब्रज के बारे में मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जहां पर बचपन बीता वो ब्रज क्षेत्र कहलाता है, वहां की भाषा ब्रज भाषा कहलाती है। तो पिंगल शैली पर ब्रज और राजस्थानी दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। पिंगल मतलब पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थान की भाषा है, तो ये पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप है, दोनों का मिश्रित रूप है, दोनों का मिश्रण है। भाटों के द्वारा प्रयुक्त की गई है, भाटों के द्वारा इसको काम में लिया गया है, और यह ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। सेम बात आ गई,
ब्रज और राजस्थानी का क्या है, मिश्रित है, ये पिंगल शैली। ठीक है अभी। छंद व पदों के रूप में मिलती है, शोर से नहीं अपभ्रंश से निर्मित है। छंद कविता के रूप में होते हैं और पद चार चरण के रूप में होते हैं। तो ये जो पिंगल है ये छंद और पदों के रूप में मिलती है, चार चरणों में मिलती है, कविता के माध्यम से मिलती है, और डिंगल है वो गीतों के माध्यम से मिलती है। शोर से नहीं अपभ्रंश से निर्मित है ये, इसकी उत्पत्ति मानते हैं शोर से नहीं अपभ्रंश से। प्रमुख ग्रंथ में आपको अभी केवल तीन ही ग्रंथ ध्यान रखने हैं, एक ग्रंथ अगर आगे लिखा हो तो उसको काट देना। तीन ग्रंथ कौन से हैं सर? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जो अपने चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था, विजयपाल रासो ग्रंथ है वो नल सिंह के द्वारा लिखा गया था, और खुमान रासो है वो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया था। तीनों ग्रंथ की आप फोटो देख सकते हो। महाकवि चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया था जो पिंगल भाषा में लिखा गया है, जिसके मैंने कुछ आपको दोहे भी सुनाए हैं। विजयपाल रासो ग्रंथ है वो नल कवि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ये आपके सामने खुमान रासो ग्रंथ है जो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रख लोगे ध्यान में। ओके सर। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था इनकी हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जन्म हुआ था आयरलैंड में, लेकिन इन्होंने भारत की भाषाओं पर अध्ययन किया। 1912 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। यहीं से इन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। आप ये पुस्तक देख सकते हो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनकी पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। 1912 के अंदर ये पुस्तक लिखी गई है। ये अपने भाई साहब हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। इनका काम ये था कि भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना। ये तो अध्ययन करके चले गए, अब हमें याद करना है। इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार हमारी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा था। एक बार मैं दोबारा से शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले 778 ईस्वी में उदोतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्य माला में हमारी भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया था, याद आया। आईन अकबरी में अबुल फजल ने हमारी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। और हमारी भाषा के लिए अगर राजस्थानी शब्द का किसी ने सबसे पहले प्रयोग किया है तो वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आईने अकबरी में मारवाड़ी, उदोतन सूरी के ग्रंथ में मरु भाषा। अब नाम आता है राजस्थानी, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, हर दूसरे एग्जाम में इस लाइन से हर दूसरे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रिपीट होता है। कर्मचारी चयन बोर्ड यहां से क्वेश्चन उठाती है। राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया भाषा में? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कब किया था? 1912 में किया था, रख लोगे ध्यान में। पूरा मैंने इतिहास बताया, सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजस्थानी भाषा पुराने समय से अस्तित्व में है, लेकिन भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची इस बात को नहीं मानती है कि राजस्थानी नाम से कोई भाषा है। हमारी राजस्थानी भाषा का इतना पुराना इतिहास रहा है, और आज हमने हमारी उसी भाषा को मार कर रख दिया। एक कवि का दोहा भी है कि खाली धड़री कद हुए तेरे बिना पिछाणे, मायड़ भाषा रे बिना क्यारो राजस्थान है। जैसे बिना चेहरे के शरीर की पहचान नहीं हो सकती, उस तरह हमारी मायड़ भाषा राजस्थानी के बिना राजस्थान की पहचान कैसी होगी? भाषा है संजीवनी, जय कोई हडमान ल्याओ उठ बैठो हुए लिछमन राजस्थान है। हमारी राजस्थानी भाषा हमारे लिए संजीवनी है। कोई हडमान ऐसा आए तो संजीवनी बूटी लेकर आए तो लक्ष्मण रूपी जो राजस्थान वो दोबारा से जीवित हो जाएगा, नहीं तो अभी वो मूर्छित है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई राजस्थानी भाषा शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 के अंदर किया था। रख लोगे ध्यान में, राख लेंगा सर। अब भाई साहब इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। इन्होंने क्या किया? राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांट दिया। हालांकि है तो बड़ा इजी, उत्तर पूर्व है, मध्य पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थानी, कुछ भी नहीं ध्यान रखना। केवल थोड़ा सा इन्होंने वर्गीकरण किया। कितने भागों में वर्गीकरण किया? भाई साहब बता रहे हैं 5 भागों में वर्गीकरण किया है। पश्चिमी राजस्थानी देखो बहुत इजी नाम है, उत्तर पूर्व, उत्तर, मध्य, दक्षिण। कोई भी राजस्थान का अगर नक्शा लेते हैं तो कैसे लेंगे सर? उत्तर ले लो, मध्य ले लो, दक्षिण ले लो, और नाम पूर्वी लगा रखा है। उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, और 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं,
पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, इस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया है कि पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली आएगी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली आएगी, मध्य पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली आएगी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली आती है और दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली आती है। सर नहीं समझे, नहीं समझोगे। जब ये तुम बोलियां पढ़ोगे ना, तब दोबारा से आकर पढ़ोगे, तब तुम्हारे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्या मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में क्यों आई, मेवाती उत्तर पूर्व में क्यों आई, ढूंढाड़ी मध्य में क्यों आई, दक्षिण पूर्व में रांगड़ी क्यों आई और दक्षिण में निमाड़ी क्यों आई। ये हम आराम से पढ़ेंगे, पहले हम डिटेल से पढ़ लेते हैं इन बोलियों के बारे में। अभी तो केवल इतना ध्यान रखो कि जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांट दिया। नाम बड़े इजी हैं, उत्तर मध्य दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी, ठीक है, रख लोगे ध्यान में। ओके, एलपी टेसिटोरी को आप फोटो देख सकते हो, इटली के विद्वान हैं एलपी टेसिटोरी, इन्होंने भी हमारी राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांट दिया। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने 5 भागों में बांटा, एलपी टेसिटोरी ने 2 भागों में बांट दिया। इन्होंने बड़ा इजी सा डिवाइडेशन किया का पश्चिमी और पूर्वी भी, बड़ा इजी सा इन्होंने विभाजन कर दिया कि ये तो पश्चिमी है और ये पूर्वी है। पूर्वी में इन्होंने ढूंढाड़ी और हाड़ौती को ले लिया और पश्चिम में मारवाड़ी शेखावटी और ढड़की को ले लिया। इनका बड़ा आसान सा वर्गीकरण था। तो कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लेते, हालांकि संभावना बहुत कम होती है, फिर भी अगर सवाल आ जाए तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा एक मैंने नोट लगाकर लिख रखा है कि 1961 तक राजस्थान में 73 बोलियां जीवित अवस्था में थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की 71 बोलियां हैं। अभी हम राजस्थान की कुछ प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। एक सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 1961 तक राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती थी। और ये 2 बार एग्जाम में पूछ लिया, एक बार बीएसटीसी में पूछा था, एक बार शायद 2008 में पूछा था। सिंपल सा पूछा कि 1961 तक राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती थी या फिर कितनी बोलियां जीवित अवस्था में थी, तो 73 बोलियां। 2011 की जनगणना की गई, तब हमें पता चला कि राजस्थान में केवल 71 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कितने प्रकार की बोली जाती हैं? 71 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। ये थोड़ा सा बस आपको केवल आंकड़े के रूप में ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी है, मूडिया है, कामदारी है, इसका क्या मतलब हुआ? राजस्थानी भाषा को लिखने की लिपि है महाजनी लिपि, जिसे हम मूडिया लिपि भी कहते हैं। महाजनी मतलब महाजन साहूकारों के द्वारा, सेठों के द्वारा अपने बही खातों में जिस लिपि से हिसाब किताब रखा जाता था उसे बोलते थे महाजनी लिपि। इस लिपि में अक्षरों को मोड़ मोड़ कर लिखा जाता, इसलिए हम इसे बोलते हैं मूडिया लिपि, और इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती थी। यह आप देख लो भाई, महाजनी लिपि, मूडिया लिपि, इस प्रकार से अक्षरों को लिखा जाता था। तो ये भी एक लिखने की शैली है। तो राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी चलती थी? तो राजस्थानी भाषा की लिपि चलती थी महाजनी। सर महाजनी क्यों कहते थे? क्योंकि इस लिपि का प्रयोग करते थे महाजन, जो सेठ लोग होते थे, महाजन लोग होते थे, वो अपना हिसाब किताब रखने के लिए अपने बही खातों में इस लिपि का प्रयोग करते। कै को ऐसे लिखते, ख को ऐसे, ग घ ड़ च छ ज झ ट ठ ड ढ ऐसे लिखते थे। और इसमें अक्षरों को मोड़ मोड़ कर लिखा जाता था। आप खुद देख लो अक्षरों को कैसे लिख रखा है, मोड़ मोड़ कर लिख रखा है ना, कोई भी मात्रा नहीं है, तो मोड़ मोड़ कर लिख रखा था, इसलिए इसे कहते हैं मूडिया लिपि। अगर अक्षरों में मात्रा नहीं होगी तो आप जल्दी जल्दी अपना काम कर सकते हो, इसलिए इसे कामदारी लिपि भी कहते हैं। सर जल्दी जल्दी कैसे? मान लो क्या, जैसे मैं मेरा नाम लिख रहा हूं, मैं मेरा नाम लिखूं, देखो कितना टाइम लग रहा है। हाँ सर टाइम तो लग गया, अभी मैं लिखूं, हो गया बस, बिना कुछ मात्रा के अक्षरों को सीधा मैंने मोड़ कर लिख दिया, एक नई लिपि का मैंने आविष्कार कर दिया। ये हो गई भी आपकी महाजनी लिपि। इसमें समय लगता था, अब महाजन लोग थे, अपने हिसाब से इन्होंने लिपि बना ली। इस प्रकार के अक्षर आपको पुराने सेठों के बही खातों में देखने को मिल जाएंगे। दूसरी लिपि चलाई किसने? ये जो टेढ़ी मेढ़ी लिपि है, इस प्रकार से अक्षरों को लिखते थे, किसने चलाई ये लिपि?
ये जो महाजनी लिपि है, मूडिया लिपि है, कामदारी लिपि है, जो काम करने के लिए चलाई गई थी, ये चलाई किसने थी? ये लिपि चलाई थी टोडरमल ने। सर ये टोडरमल कौन था? टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर का राजस्व संबंधी मामला देखता, पैसे संबंधी मामला देखता था। टोडरमल के पास काम जाता था, काम ज्यादा था, समय कम था, तो अपने काम को सरल बनाने के लिए इसने ऐसी लिपि बनाई जिसमें अक्षरों के ऊपर कोई मात्रा ना हो, बिना कलम उठाए वाक्य को पूरा किया जाए। जैसे टोडरमल लिखेगा कि मैं रोहित सर से 5,000 रुपए मांग रहा हूं, बस होगी लिपि, कलम उठाई नहीं, फटाफट काम कर दिया अक्षरों को तोड़ मरोड़ करके। और किसी ने पूछा सर ये कौन सी लिपि है? बोला ये मेरी लिपि है, इसका नाम है मूडिया लिपि। ऐसे बस अक्षरों को घुमा घुमा के नाम लिख दिया। समझ में इसके आ गया टोडरमल के मैं रोहित को कैसे लिखूंगा, श्याम को कैसे लिखूंगा, मोहन को कैसे लिखूंगा। तो इनकी अलग लिपि थी भाई। तो ये जो लिपि है ये टोडरमल के द्वारा चलाई गई थी। ये मैंने यहां पर लिख रखा है। मूडिया अक्षरों के आविष्कार करता है, जो जन्मदाता है वो टोडरमल है। टोडरमल की आप फोटो देख सकते हो, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। थोड़ी सी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, सारी बात समझ में आएगी। एक एक चीज मैंने समझा दी। अभी तक तो रटते आ रहे थे, महाजनी लिपि क्या होती है, मूडिया लिपि क्या होती है, कामदारी क्या होती है। फोटो देख लो, भाई साहब खुद लिख रहे हैं। ये महाजनी लिपि है, महाजन लोग काम में लेते थे राजस्थान के अंदर। मूडिया लिपि अक्षरों को मोड़ मोड़ कर लिखते थे, इनके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती थी, खुद के समझने के लिए जल्दी काम हो जाता था। इसको कामदारी लिपि भी बोलते हैं। ओके, ठीक है सर। और ये आप देख लो, इनके आविष्कार करता टोडरमल जी हैं। समय ज्यादा था। ओके, चले आगे। क्लास सही चल रही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियां। अब यहां से हम बोलियों वाला शुरू कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हमने प्रारंभिक बातों के रूप में चर्चा की है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो भी बताओ, यहां तक एकदम सही समझ में आ गया? आगे चलूं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई, व्हाइट शर्ट कब पहनोगे? तुम कहोगे तब पहन लेंगे। चलें आगे। हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की प्रमुख बोलियां। अभी मैंने एक बात बताई कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमारे राजस्थान में 71 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो हमें 71 प्रकार की बोलियां तो पढ़नी नहीं है, क्योंकि हमें उनके ऊपर पीएचडी तो करनी नहीं है। मैं आपको प्रमुख बोलियां पढ़ा देता हूं, जहां से एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। पीएचडी नहीं करनी है बोलियों के ऊपर। अगर ज्यादा डीप में जाना चाहते तो फिर पढ़ो, 71 प्रकार की बोलियां पढ़ो, भी चल ही रही है राजस्थान में। सबसे पहले हम मारवाड़ी बोली के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ी बोली राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र मारवाड़। मारवाड़ मतलब जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र। उस पूरे मारवाड़ वाले क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा मारवाड़ी बोली ही बोली जाती है। आपने सुनी है मारवाड़ी बोली? नहीं सुनी? अरे बड़ी प्यारी बोली है, चलो मैं सुनाता हूं। ते घना चोखा लागो सा, मैंने थारी घनी याद आवे। ओ जी जरा सुनो तो, वहां की बोली मीठी है पण अंदाज कोनी। कई बात है, आज तो घना फूटरा लाग रहा हो। फूटरा समझते हो? बहुत सुंदर लग रहे हो। मारवाड़ी माटी और भाको मान कदे कम नहीं हुआ है। ये कौन सी बोली है? मारवाड़ी बोली। ओके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा यही बोली बोली जाती है। राजस्थान की प्राचीन भाषा, राजस्थान की मानक बोली है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारी जो मेवाड़ी बोली है ना, वो मारवाड़ी से ही निकली है। जब भी हम बात करते हैं पुराने राजवंश की, तो पुराना राजवंश आता है मेवाड़। जब भी हम बात करते हैं चित्रकला की, तो सबसे जो चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है वो मानी जाती है मेवाड़। लेकिन यहां पर जब भाषाओं की बात आ रही है, बोलियों की बात आ रही है, तब एक नाम आता है कि राजस्थान की प्राचीन भाषा तो मारवाड़ी है, और ये राजस्थान की मानक भाषा है। तो मेवाड़ी बोली है वो मारवाड़ी से ही निकली है। मारवाड़ में भी सैको है बोलते हैं, मेवाड़ में भी सैको है बोलते हैं, और हमारी बोलियों में सबसे प्राचीन मारवाड़ी है। और ये सर ये क्या है? राजस्थान की मानक बोली, इसका क्या मतलब हुआ? कभी क्या मानक बोली है,
मानक बोली का मतलब है कि उस प्रदेश में वह बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है, सबसे ज्यादा समझी जाती है। मैंने सारे के सारे मारवाड़ के जो अभी शब्द काम में लिए थे, तुम सारे के सारे समझ गए। हो सकता कोई एक दो न समझाऊंगा, सर फूट रहा कहीं हुआ है क्या है, बाकी तो सब समझ गए। तो सबसे ज्यादा समझी जाती है, सबसे ज्यादा बोली जाती है, और उस बोली के लोग सबसे ज्यादा उसे स्वीकार करते हैं, वो होती है मानक बोली। तो ये हमारी क्या है, मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली है। सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा समझते हैं, और इसको सभी स्वीकार करते हैं। जोधपुर के आसपास वाले जिलों में बोली जाएगी, नॉर्मल सी बात है। भी मारवाड़ी कहां पर बोली जाएगी सर, ये जोधपुर के आसपास वाले जो भी आपको जिले दिख रहे हैं, यहां पर मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है, डिंगल है। मारवाड़ी बोली अपने पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है, और पश्चिम राजस्थान का जो साहित्य है वो डिंगल शैली में लिखा गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि मारवाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल शैली है। राजस्थान के अंदर ज्यादातर जो भी रचनाएं लिखी गई हैं वो सारी की सारी रचनाएं मारवाड़ी बोली में ही लिखी गई हैं। मीराबाई की जो रचनाएं हैं, पुराना जो भी जैन साहित्य है, वो सब मारवाड़ी बोली में लिखा गया है। ओके, जैसे मीराबाई की रचना है, जैन साहित्य है, राजियरा सोरठा। राजियरा सोरठा के जो लेखक हैं उनका नाम है कृपाराम जी खिड़िया। और कृपाराम जी खिड़िया ने जो अपना ग्रंथ लिखा है राजियरा सोरठा, वो मारवाड़ी भाषा में ही लिखा है। राजियरा सोरठा की रचना किसने की है सर, कृपाराम जी खिड़िया ने की है। ये अलग नाम दे रखा है, ये तो केवल अनुवाद करके इन्होंने छाप दिया। बाकी इस पुस्तक के जो रचयिता है उनका नाम है कृपाराम जी खिड़िया। कृपाराम जी खिड़िया के नौकर का नाम था राजिया। राजिया हमेशा टेंशन में रहता। तब कृपाराम जी ने राजे से पूछा, यार कि तू हमेशा टेंशन में क्यों रहता है। राजिया बोला कि मेरे बेटा नहीं है, मेरे बाद में तो मेरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, लोग मुझे जानेंगे ही नहीं कि राजिया नाम का कोई व्यक्ति भी हुआ करता था। कृपाराम जी ने कहा बस इतनी सी बात है, आज के बाद में मैं जितने भी दोहे लिखूंगा सब में राजिया का नाम लिखूंगा। आज हम राजा के दोहे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये दोहे तो राजिया ने लिखे होंगे, राजिया रा सोरठा, आपको लगेगा राजिया ने लिखे होंगे, नहीं। पूछते भी हैं राजिया रा दोहे किसने लिखे हैं, कृपाराम जी खिड़िया ने लिखे हैं। कृपाराम जी ने राजिया को इतना प्रसिद्ध कर दिया, हर दोहे में उनका नाम सुनने को मिलता है। चलो मैं आपको दोहे सुनाता हूं। मतलब री मनवार नेत जिमावे चूरमा, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मतलब री मनवार नेत जिमावे चूरमा, जब किसी को मतलब होता है तब उसे डली चूरमा खिलाता है। बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया, और जब किसी को मतलब नहीं होता तो वह उस व्यक्ति को राबड़ी भी नहीं पिलाता है। और सुनाऊं, यह बरियो गजराज मह पर वह आपे मते, कुकुरिया बेकाज रुंगड़ भूसे किम राजिया। गह बरियो गजराज मह पर वह आपे मते, एक मस्त हाथी अपनी मर्जी से धरती के ऊपर घूमता है। कुकरिया बेकाज रुगड़ भूसे किम राजिया, फिर भी पता नहीं मूर्ख कुत्ते बेवजह उसके ऊपर क्यों भौंकते हैं। और सुनोगे, चलो भी, काली कुरूप नहीं नहीं, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, कस्तूरी बहुत काली होती है, बहुत कुरूप होती है, उसका अच्छा रूप नहीं होता। कस्तूरी कांटा तुले, लेकिन भाई साहब सोने के कांटे से उसे तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप है रोड़ा तुला राजिया, और लेकिन शक्कर बड़ी सफेद होती है, सुंदर होती है, फिर भी उसे पत्थर के बाट से तोला जाता है। कहने का मतलब बाहरी रूप का कोई मतलब नहीं होता, आदमी में गुण होने चाहिए। पाटा पीड़ उपाव तन लागे तरवारिया, वही जीव राघाव रतिन ओखद राजिया। शरीर पर तलवार से लगे घाव का तो उपचार है, मरहम पट्टी से हो जाएगा, लेकिन जीभ से लगे घाव का कोई इलाज नहीं है। एक और बड़ा प्यारा दोहा है जो आप सब के लिए है। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागत ज्यों राजिया। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं होती। करे न आदर कोई रद्द कागज ज्यों राजिया, और जो व्यक्ति हिम्मत नहीं करता वह रद्दी कागज के समान होता है, उसका कोई भी मोल नहीं होता। तो कृपाराम जी ने प्रत्येक दोहे के लास्ट में राजा नाम लिखकर उनको फेमस कर दिया था। और राजेरा दोहे मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है,
अब जो एग्जाम में ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मारवाड़ की उपबोलियों से, ये आपको ध्यान रखनी है। अभी सवाल यहां से बनेगा, निम्न में से कौन सी मारवाड़ की उपबोली है, कौन सी नहीं है। मेवाड़ी मारवाड़ से निकली है, शेखावाटी मारवाड़ से निकली है, बागड़ी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, थली, गोडवाड़ी, नागौरी, बीकानेरी, ढटकी, ये सारे की सारी जो मारवाड़ की बोली, ये जो सारी की सारी बोलियां हैं ये मारवाड़ी से निकली है, मतलब ये मारवाड़ की उपबोलियां हैं और सारे के सारे एग्जाम में पूछी गई हैं। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ की उपबोली है, कौन सी बोली मारवाड़ की उपबोली नहीं है। रख लोगे ध्यान में, ठीक है सर। तो मारवाड़ी के बाद में दूसरी बोली हम पढ़ेंगे मेवाड़ी। ये थोड़ा सा मेवाड़ का आप चित्र देख ही सकते हो, बहुत शानदार चित्र है, हरी भरी अरावली पर्वतमाला है, आप देख ही सकते हो। बिल्कुल अरावली पर्वतमाला रहेगी भी, अपना स्वाभिमान है ये। हरी भरी घाटियां देखने को मिलेगी, मेवाड़ी लोग बैठे हुए हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। मेवाड़ का नाम आता है तो सबसे पहले हमें लगता है कि उदयपुर के आसपास वाले जिले, बिल्कुल सही बात है, वहीं पर बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा सुनी आपने, अरे बड़ी प्यारी भाषा है। कहीं भी हो, कहीं भी हो मतलब क्या हुआ, क्या होसा अठाऊ नहीं कठे गया, अठाऊ नहीं गए, अब एक कहीं करा थे घना रूपाड़ा लागो हो। रूपाड़ा मतलब बहुत सुंदर लागो, थे घना रूपाड़ा लागो। जिमणो जिम लियो, कहीं हमारी तरफ बोलते हैं कि रोटी खा ली के, मेवाड़ी की तरफ बोलते हैं कि जिमणो जिम लियो कहीं। ये सब क्या है, मेवाड़ी भाषा के शब्द हैं। तो उदयपुर के आसपास वाले जिलों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ वो इसी भाषा में, अब ये तो है नहीं कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा शेखावाटी भाषा में ग्रंथ लिखेंगे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो मेवाड़ी भाषा में लिखे हैं। धावड़ी उदयपुर में ये मेवाड़ी की उपबोली है। उदयपुर का एक गांव है जिसका नाम है धावड़ी, उसी के नाम पर धावड़ी बोली जाती है। एग्जाम में एक बार सवाल पूछ लिया था कि धावड़ी किसकी उपबोली है, शायद आरपीएससी ने पूछा था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि धावड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है और ये मेवाड़ी की उपबोली है, रख लोगे ध्यान में, ठीक है सर। मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय मेवाड़ी बोलते हैं, वैसे कोई बात याद करने वाली है नहीं। मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कोई बोली बोलेगा तो उसे हम कहेंगे पर्वतीय क्षेत्र। मान लो कोई व्यक्ति है और इस पहाड़ पर चढ़कर अगर कोई बोली बोलेगा तो हम कहेंगे पर्वतीय मेवाड़ी। अगर कोई मैदान में खड़ा होकर अगर मेवाड़ की बोली बोलेगा तो हम कहेंगे मैदानी मेवाड़ी। नाम से पता चल रहा है बस, पहाड़ी क्षेत्रों में बोली बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं पर्वतीय मेवाड़ी, मैदानी भागों में बोलेंगे तो हम उसे कहेंगे मैदानी मेवाड़ी। एकदम सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है ये तो। अब एक हमारे होते हैं चतुर सिंह जी महाराज। अपने मेवाड़ में एक संत हुए थे जिनका नाम है महाराज चतुर सिंह जी। इनका जन्म करजली उदयपुर में हुआ था, इनकी आप फोटो भी देख सकते हो। इन्होंने मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका, स्त्री गीता जैसे ग्रंथों की रचना की थी। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि महाराज चतुर सिंह जी ने योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्यकारी ग्रंथों की रचना किस भाषा में की थी। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए ये महाराज चतुर सिंह जी है कौन है। तो आप फोटो देखो आराम से, मेवाड़ के संत हैं महाराज चतुर सिंह जी। और इन्होंने मेवाड़ी, जब मेवाड़ के हैं जिनका जन्म ही उदयपुर में हुआ होगा, तो ये किस भाषा में ग्रंथ लिखेंगे सर, ये मेवाड़ी भाषा में ग्रंथ लिखेंगे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे इन्होंने, इन्होंने सर योग सूत्र है, भगवत गीता, सांख्य कार्य जैसे ग्रंथों की रचना की थी। देख ली फोटो आराम से, चले आगे। मेवाड़ी भाषा कंप्लीट है। अगली भाषा आ जाती है वागड़ी। वागड़ी मतलब वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में जंगली इलाका ज्यादा था, जंगल ज्यादा थे। ये है आपका वागड़ क्षेत्र। यहां पर क्या था सर, यहां पर सर जंगली इलाका ज्यादा था। पास में क्या लगता है सर, पास में गुजरात लगता है। गुजराती भाषा में जंगल को बोलते हैं वगड़ा। क्या बोलते हैं जंगल को, वगड़ा। और वगड़ा से नाम पड़ा है वागड़, इसी से नाम पड़ा है। तो वागड़ क्षेत्र में जो बोली बोलते हैं उसे हम कहते हैं वागड़ी बोली। वागड़ी बोली आपके समझ में नहीं आएगी भी, भीलों की बोली है। मैं तो सुना दूंगा, थोड़े बहुत नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है। ओ गाडा अठाव है, ओ गाडा, गाडा मतलब लड़के को बोलते हैं, ओ गाडा अठाव है, ओ लड़के इधर हा। हु हाल है, हु हाल है मतलब क्या हाल है, मैंने तो हु लाग्यो, तब यानी कि
सगाई करते हैं वागड़ क्षेत्र की तरफ, तो लड़की को जब लड़का दिखाया जाता तो पूछते हैं कभी तुम्हें लड़का कैसा लगा, तो वो कहती है हु, मतलब मैंने तो हो लाग्यो मतलब मुझे तो अच्छा लगा क्या। मैं क्या हेड़ा, मतलब मैं क्या हेड़ा का मतलब है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हूँ बात है, हूँ बात है मतलब क्या बात है। और जैसे अपन पूछते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो वागड़ की तरफ बोलते हैं कहीं नहीं व्यू, कहीं नहीं व्यू मतलब कुछ नहीं हुआ। तो ये बोलियां हैं भाई। तो ये हमारी एक प्यारी सी बोली है वागड़ी बोली। अभी मेरी फेवरेट बोली आई नहीं है, मेरी फेवरेट बोली जब आएगी तब मैं सुनाऊंगा तुम्हें। तो नॉर्मल सी बात है, वागड़ क्षेत्र मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर भी ये बोली जाती है। भी पास पास में है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो यहाँ पर सिरोही के अंदर भी बोल लेते हैं और अपने प्रतापगढ़ में भी बोल लेते हैं। गुजरात के निकट होने के कारण गुजराती का प्रभाव है। सिंपल सी बात है, गुजरात के लोग ही वगड़ा बोलते हैं जंगल को, तो पूरा का पूरा ही प्रभाव दिख रहा है भाई। अब यानी कि गुजरात में वगड़ा बोलते हैं तो वगड़ा से नाम पड़ गया वागड़ी। तो गुजरात के निकट होने के कारण बिल्कुल हमें साफ दिख रहा है कि गुजरात बिल्कुल टच कर रहा है, आपस में सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो गुजरात के निकट होने के कारण इसके ऊपर गुजराती का प्रभाव है। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने इस बोली को भीली बोली कहा है। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने इस बोली को भीली बोली कहा क्योंकि ये पूरा का पूरा भीलों वाला क्षेत्र है। और जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने कहा भाई साहब ये तो जो वागड़ी बोली है ना ये भीली बोली है क्या। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली कहा, वागड़ी को, क्योंकि यहाँ पर भील ज्यादा रहते हैं भी, भीलों का प्रदेश है। उसी प्रकार से इस बोली को जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने क्या नाम दिया है, भीली बोली। संत माओजी की रचनाएं, इधर ही अपने संत माओजी हुए थे तो उनकी जो भी रचनाएं हैं वो अपने किस भाषा में, वागड़ी भाषा में। ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि संत माओजी की रचना कौन सी भाषा में है, तो संत माओजी की रचना अपने वागड़ी भाषा में है। अगली जो हमारी बोली आती है उसका नाम है खेराड़ी। खेराड़ सोलंकियों के द्वारा जहाजपुर के आसपास में ठिकाना स्थापित किया गया था। खेराड़ सोलंकियों के द्वारा, इसलिए इस क्षेत्र को हम खेराड़ बोलते हैं। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, खेराड़ी बोली बोलते हैं। ये आपको राजस्थान का मैप दिख रहा है और इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, खेराड़ी। कौन कौन सा आ गया सर, ये अपने भीलवाड़ा का जहाजपुर आ जाता है। इसके बाद में थोड़ा सा आप देखो टोंक को टच करेगा, फिर बूंदी को टच करेगा। यहां पर जो बोली बोली जाती है पूरे भीलवाड़ा में नहीं बोली जाती, भीलवाड़ा के जहाजपुर में। जहाजपुर कहां पर आता है सर, शाहपुरा में आता है, शाहपुरा के पास में। अब तो प्रॉपर भीलवाड़ा में, पहले शाहपुरा में आता था। तो जहाजपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, केवल मतलब ये जहाजपुर वाला जो बेल्ट है ना, और इसके पास में जो टोंक बूंदी वाला क्षेत्र है, यहां पर एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है खेराड़ी। कुछ क्षेत्रों में बोलते हैं, यानी कि पूरे टोंक में बोलते हैं, पूरी बूंदी में बोलते हैं, कुछ क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। अब भाई इसके ऊपर किस किस का प्रभाव पड़ेगा ये बताओ। यहां पर खिराड़ी बोली बोली जा रही है तो इसके ऊपर किस किस का प्रभाव पड़ेगा। सर भीलवाड़ा मेवाड़ में आता है तो सर मेवाड़ का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है सर। टोंक यानी का जयपुर में आता है सर, इधर यानी का ऊपरी जयपुर, तो मतलब सर ढूंढाड़ का भी प्रभाव पड़ेगा। और इधर से बूंदी मतलब सर हाड़ौती में आएगा तो सर हाड़ौती का प्रभाव पड़ेगा। तो इस बोली के ऊपर तीनों का प्रभाव पड़कर फिर एक बोली बनी है ये। ढूंढाड़ी का प्रभाव भी पड़ता है, मेवाड़ी का प्रभाव भी पड़ता है और हाड़ौती का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है, इन तीनों का मिश्रण होकर फिर एक बोली बन गई, उसका नाम हो गया खेराड़ी। खेराड़ सोलंकियों के द्वारा एक ठिकाना बनाया गया था और इससे नाम हो गया खेराड़ी। रख लोगे ध्यान में, ठीक है सर, बस नॉर्मल से आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी, शेखावाटी तो सबको पता ही है। शेखावाटी मतलब चूरू सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, शेखावाटी की तो हवेलियां फेमस है, शेखावाटी के लोग देख सकते हो। ये पूरा का पूरा शेखावाटी बेल्ट रहा, चूरू सीकर झुंझुनू का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो बोली बोली जाएगी उसका नाम है शेखावाटी क्षेत्र, ये तो ध्यान ही रख लोगे। अरे शेखावाटी की लाइन मेरे से सुनी होगी तुमने, जैसे आप बोलते हैं शेखावाटी में चुपचाप बैठ जा नहीं तो लठ भाजंगा आ गए, सुना थोड़ा बहुत कि चुपचाप बैठ जा नहीं तो लठ भाजंगा, लड़ाई हो जाएगी क्या। और हमारे तरफ बोलते हैं जैसे हिंदी के अंदर बोलने का परिवार कैसा है, आप मारेगा नहीं बोलेगा टाबर टिंगर राजी खुशी है कि बढ़िया है कि, और मन थारो घणो कोड है, मतलब बहुत अच्छे लगते हो बड़ा चाव से, माँ की गेल ना करे, मतलब ये शेखावाटी के शब्द हैं। ये तो कभी कभी मेरे को नहीं सुन लिए होते, ये तो नॉर्मल है। चलो कोटवाड़ी जालोर की आहोर और पाली की बाली तहसील में बोली जाती है। ये पूरा का पूरा जालोर और पाली का मैप है, तो यहां पर बोली जाती है ये।
जालोर की आपको आहोर दिख रही है और ये पाली की बाली दिख रही है। इस थोड़े से बेल्ट में एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है गोडवाड़ी बोली। इसकी बात ये है, अपने को एक ध्यान रखना है कि बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है वो इसी भाषा में लिखा गया है, गोडवाड़ी बोली के अंदर। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो गोडवाड़ी बोली है वो जालोर की आहोर और पाली की बाली तहसील में बोली जाती है। और बिसलदेव रासो इस गोडवाड़ी बोली का प्रमुख ग्रंथ है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बिसलदेव रासो इस बोली की प्रमुख रचना है। गोडवाड़ी, वाड़ी मतलब जालोर की, आहोर पाली की बाली तहसील में ये बोली जाती है। ठीक है, फिर आती है देवड़ावाटी, सुरई क्षेत्र में बोली जाती है। हमने इतिहास के अंदर भी पढ़ा था कि शुरू में देवड़ा चौहान वंश का शासन था। देवड़ा चौहानों के द्वारा जो बोली बोली गई उसी का नाम था देवड़ावाटी। बड़ी वैसे प्यारी सी देवड़ावाटी बोली है। देवड़ावाटी और गोडवाड़ी लगभग सेम सी है। जैसे कह हेंडो भाया वठे चाला, कह भाई मतलब चलो भाई वहां पर चलते हैं, कह हेंडो भाया वठे चाला, वो भाया अठी आओ गए, अरे भाई मतलब इधर आ गए, वो भाया अठी आओ। तो ये मतलब देवड़ावाटी बोली है। गोडवाड़ी बोली इसी प्रकार से बोली जाती है। अब केवल आपको थोड़े से नाम ध्यान रखने हैं। थली मतलब बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। मरुस्थल वाला क्षेत्र जो ऊपर उठा हुआ है उसे हम थली बोलते हैं, वहां पर जो बोली बोलेंगे उसका नाम थली है। फिर आपके सामने है ढाडी, बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। ढाडी मतलब ढाट। ढाट का क्या मतलब होता है? ढाट का मतलब होता है मरुस्थल। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में बोलते हैं। बाड़मेर में पाकिस्तान के पास जो रेगिस्तानी क्षेत्र, वहां पर जो लोग रहते हैं ना, वो ढाटी बोलते हैं भाई। और जैसलमेर में क्या बोलते हैं? ढटकी बोलते हैं। तो ढाट का मतलब क्या हो गया? ढाट का मतलब हो गया रेगिस्तान। ठीक है, तो बाड़मेर वाले तो बोलते हैं ढाठी और जैसलमेर वाले बोलते हैं ढटकी। नाम सेम ही है। रेगिस्तान वाले क्षेत्र में बोलते हैं, बाड़मेर वाले तो बोलते हैं ढाटी। ठीक है, ढाट का मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान ढाट को कहते हैं। और ढटकी मतलब ढटकी जैसलमेर, नाम बड़ा भी है ढटकी, क्यों ढटकी लगा हुआ है? तो ढटकी मतलब जैसलमेर, और ढाट मतलब सिमेट दे जैसे बाड़मेर। ओके, तो ढाट ढाटी बोली जाती है बाड़मेर में, ढटकी बोली जाती है जैसलमेर में। ये अपने दोनों के दोनों मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अब मैं बात करता हूं मेरी फेवरेट बोली की, जिसका नाम है ढूंढाड़ी। इस बोली को क्या कहते हैं भी? जयपुरी भी कहते हैं, झाड़साई भी कहते हैं। फोटो देखो, आप सबके सामने हवा महल दिख रहा है और इसके आगे दो आदमी और लुगाई खड़े होकर आपस में ढूंढाड़ी भाषा में बात कर रहे हैं। ढूंढाड़ी आप समझ ही गए कि प्राचीन समय में जयपुर वाले क्षेत्र को क्या कहते थे? ढूंढाड़ कहते थे। और वहां पर जो बोली बोलेंगे उसे हमें ढूंढाड़ी कहेंगे। ठीक है, तो नाम से पता चला ढूंढाड़ी क्यों कहते हैं सर। जयपुर वाला क्षेत्र ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता था। एक जैसे हमने इतिहास में सिक्कों में पढ़ा था कि जयपुर रियासत में जाड़साई सिक्के चलते थे, झाड़ी के 6 टहनियों के सिक्के चलते थे। इसलिए इस बोली को हम झाड़साई बोली भी कहते हैं। तो झाड़साई का संबंध किससे है? झाड़साई का संबंध जयपुर से है। तो ढूंढाड़ी को झाड़साई भी बोल देते हैं, जयपुरी भी बोल देते हैं, क्योंकि जयपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, कहां पर बोली जाएगी सर? जयपुर के आसपास में बोली जाएगी, एकदम नॉर्मल बात है। जैसे पूर्वी राजस्थान, जयपुर है, किशनगढ़ है, अलवर है, दौसा है। हालांकि जिले नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि पूर्वी राजस्थान, जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा, जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ये बड़ा प्यारा शब्द है, बस इसी से तो ये पूरी की पूरी बोली फेवरेट हो गई। बोली में 6 शब्द का प्रयोग होता है, इसी से तो ढूंढाड़ी की बोली क्या हुई है? फेवरेट हुई है। ढूंढाड़ी बोली में 6 शब्द का प्रयोग होता है और इसलिए मुझे सबसे प्यारी ढूंढाड़ी बोली लगती है। कठा जा रहे हो छे, कहीं कर रहे हो छे, कहीं हाल चाल छे, आज मौसम बड़ो सुहाणो छे, मैं तने पीसा दे रही छू, बातो घणो ही चेथलो छे। वो तो घणो ही चेथलो छे। चेथलो मतलब बहुत होशियार है, बहुत चतुर है। कई पंचायत कर रहा छो, मैं तो जयपुर जा रहे छू, तू कठा जा रहे हो छे, मैं तो ढूंढाड़ी बोल रही अच्छा, तू कौन सी बोल रही हो छे। तो ये बड़ी प्यारी सी बोली है जिसका नाम है ढूंढाड़ी। कुछ नहीं करना, लास्ट में छह लगा दो। बड़ी प्यारी बोली है अभी। और ऐसा नहीं है कि ये छह अपने जयपुर में बोला जाता है, गुजराती का प्रभाव पड़ा है ढूंढाड़ी के ऊपर, क्योंकि गुजराती भाषा में भी 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती में आपने शब्द सुने होंगे, कैम छो, मजामत छू, तुम्हारो नाम શું છે,
मतलब तुम्हारा नाम क्या है? मैंने गुजराती थोड़ू थोड़ू आवड़े छे, मतलब मुझे गुजराती थोड़ी थोड़ी आती है। તમે खूब सरस लागू छो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो सरस मतलब बहुत अच्छे लगना, कि તમે खूब सरस लागू छो, મને તમારી याद आवत છે। તમારી मतलब मुझे तुम्हारी याद आ रही है, याद आवत છે। મને તમારી સાથે વાત કરવી ગમે છે, मुझे आपसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ढूंढाड़ी के लास्ट में जिस प्रकार से छह शब्द बोलते हैं, उसी प्रकार से गुजराती भाषा के लास्ट में भी लास्ट में छह बोलते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि ढूंढाड़ी बोली के ऊपर गुजराती भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो समझ गए ना, अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है सर, गुजराती का प्रभाव ही क्यों पड़ा, क्योंकि सर ने सारे के सारे शब्द आपको बोल के बता दिए। ये बड़ी प्यारी बोली, कहीं कर रहे हो छह, मैं तो कहीं ना कर रही हूँ, तू कहीं कर रहे हो छह, तो कुछ नहीं करना, भी छह लगा दो बस, ठीक है। तो गुजराती के अंदर भी छह बोलते हैं क्या, ठीक है। तो गुजराती का प्रभाव देखने को मिलेगा सर, ये बात तो चलो समझ गए हम कि भाई ढूंढाड़ी के भी लास्ट में भी छह आता है और गुजराती के लास्ट में भी छह आता है, तो हम ये मान लेंगे कि गुजराती का प्रभाव पड़ा। लेकिन सर ब्रजभाषा का प्रभाव, अरे भाई जयपुर अलवर के पास में ब्रज क्षेत्र है, इसलिए ढूंढाड़ी के ऊपर ब्रजभाषा का प्रभाव तो पड़ना ही था। भाई कोई भी अपना राजस्थान का मैप है क्या, ये अपना जयपुर रहा और ये यहां से आपका ब्रज क्षेत्र शुरू हो गया, तो क्या इसके ऊपर ब्रज क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। तो इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा है? इसके ऊपर गुजराती का भी प्रभाव पड़ा है और इसके ऊपर ब्रजभाषा का प्रभाव भी हमें देखने को मिला है। अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। संत दादू दयाल सुंदरदास जी की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में हैं। दादू दयाल जी हैं, उनके शिष्य सुंदरदास जी हैं, इनकी कर्म भूमि जयपुरी रही है, तो इसलिए इनके ग्रंथ किस भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर ही है। और ढूंढाड़ी भाषा का जो सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है 18वीं सदी में। एक पुस्तक थी जिसका नाम था आठ देश गुजरी। इस पुस्तक की हालांकि मुझे फोटो नहीं मिली है, ठीक है। इस पुस्तक में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई ढूंढाड़ी बोली का सबसे प्राचीन उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो 18वीं सदी में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था आठ देश गुजरी, ठीक है। ये पुस्तक थी और इस पुस्तक में सबसे पहले ढूंढाड़ी के बारे में बताया गया था। ढूंढाड़ी की उपबोलियां तो आपको याद रखनी है। देख लो, हवा महल के सामने सारे के सारे ढूंढाड़ी पुरुष और महिला खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और ये देख लो भी कोई ग्रंथ वरंथ पढ़ रहे हैं। तो ढूंढाड़ी की उपबोलियां तो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हाड़ोती, चौरासी, राजावाटी, काठेड़ी। हाड़ोती है, अभी हम हाड़ोती के बारे में पढ़ेंगे। चौरासी है, राजावाटी है, काठेड़ी है, ठीक है। राजावाटी मतलब जयपुर जिले के पूर्वी भाग में बोलते हैं, काठेड़ी अपने जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में सवाई माधोपुर की तरफ बोलते हैं, जगरोती करौली में बोलते हैं, तोरावाटी नीम का थाना में बोलते हैं। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए सीकर की तरफ क्या बोलते हैं? तोरावाटी बोलते हैं। नागरचोल, सवाई माधोपुर, टोंक की तरफ बोलते हैं। किशनगढ़ी है, अजमेरी है, ये दोनों के दोनों है, ये अपने ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। रख लोगे ध्यान में? ओके सर, रख लेंगे ध्यान में। चलो फिर हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं हाड़ौती की। हाड़ौती के बारे में तो सब जानते ही हो। हाँ, चलो जी सर जी, आई लव यू टू भाई। चले सर, हाड़ौती बोली बोलन अभी देखो, अब सुना देंगे हाड़ौती, आ जाओ। तो सबसे पहले हाड़ौती, हाड़ौती मतलब हाड़ा राजाओं के द्वारा राज किया गया है। हाड़ौती बोली ढूंढाड़ी से निकली है, इसलिए हाड़ौती बोली कुछ कुछ आपको ढूंढाड़ी की तरह देखने को मिलेगी। अभी कह रहे सर हाड़ौती सुनाओ ने, जैसे थारो नाम कहीं है सर, ये तो ढूंढाड़ी हो गई। कहीं है, कठा जा रहे हो छे, मु तो अठे ही छू, तो ये मतलब निकली ही ढूंढाड़ी से है, इसके भी लास्ट में छह छू लगता है उसी प्रकार की हाड़ौती बोली है वो ढूंढाड़ी से निकली है। और ये आपको पता ही है कि हाड़ा, जो अपने कोटा बूंदी के अंदर चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने राज किया था, इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाया था? हाड़ौती क्षेत्र कहलाया था। और यहां पर बोली जाने वाली जो बोली है वो हाड़ौती कहलाई थी, ठीक है। तो हाड़ा राजपूतों के द्वारा शासन किया गया था कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र को हम हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की बोली को हम क्या कहते हैं? हाड़ौती बोली कहते हैं। देख लो भाई, ये पूरा का पूरा हाड़ौती वाला क्षेत्र है, हाड़ौती में बोली जाती है और ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये तो मैंने बता दिया, चलो नॉर्मल सी बात है।
वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा है भाई। राजस्थान की बोलियों में वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली हाड़ौती मानी जाती है। वर्तनी मतलब कि उस बोली में अक्षर और मात्रा का सही ढंग से पालन किया जाए। इस मामले में हाड़ौती बोली थोड़ी कठिन है। अक्षर और मात्रा का सही ढंग से पालन हो नहीं पाता, लिखने में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कहते हैं वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा है। सूर्यमल मिश्रण की जो भी रचनाएं हैं वो हाड़ौती भाषा में लिखी गई हैं। सूर्यमल मिश्रण के बारे में हम साहित्य में विस्तार से पढ़ेंगे, यहां पर हम चर्चा नहीं करेंगे। उनकी जो भी रचना है वो हाड़ौती भाषा में है। अगली है मेवाती बोली। देखा, मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवात क्षेत्र में किसका अधिकार है सर? मेव जाति की अधिकता है। मेवात क्षेत्र में क्या आता सर? हरियाणा का नू जिला आता है। ये पूरा का पूरा जो आपको बल्ट दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा मेवात बल्ट दिख रहा है। जिसमें हरियाणा का नू जिला आता है, राजस्थान के अंदर अलवर भरतपुर जिले आते हैं। अलवर भरतपुर के पास में उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र भी थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। और अभी आपको मैं मेवाती की लैंड सुनाऊंगा। मेवाती तो समझ गए ना कि हरियाणा का थोड़ा सा नू जिला आता है, राजस्थान के अलवर भरतपुर जिले आ जाते हैं। मेवात हमें पता है कि अलवर भरतपुर का क्षेत्र है वो मेवात के नाम से जाना जाता है। और अलवर भरतपुर के पास में क्या पड़ता है? यूपी का ब्रज क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, यूपी वाला क्षेत्र पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर ब्रज भाषा का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। जैसे अरे लाला इब मान भी जा, ये कौन सी बोली है? मेवाती बोली है। अरे लाला, सर लाला तो हमारे बोलते ही नहीं है। ये जो शब्द है ये ब्रज भाषा का शब्द है। तो इसके ऊपर हमें साथ में ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और जैसे मेवाती आपको सुनाऊं क्या, वान ने तो घनी जोर की बात कही क्या, तो उसने तो बड़ी जोर की बात कही क्या, आज तो घणो जोर को जाडू पड़ रही है। इसी प्रकार से बोलते एकदम शब्दों को धीरे धीरे करके क्या, थारो घर कहां को है, मतलब कि तुम्हारा घर किस तरफ है, कि थारो घर कहां को है। और किसी को हम नाम पूछते हैं तो बोलते हैं कि थारो नाम का है, तो तुम्हारा नाम क्या है। क्या कोई जा रहा होता तो हम उसको पूछते हैं कि कहां को जा रहे हो है, किधर जा रहे हो। हूं तो अड़ी हूं, हूं तो अड़ी हूं मतलब मैं तो यही हूं। रोटी खा ली का, तुमने रोटी खा ली क्या। तो ये सारी की सारी जो भाषा है वो कौन सी है? मेवाती बोली है। रख लोगे ध्यान में। बताओ कहाँ तुमने पहले मेवाती बोली सुनी थी? बड़ी प्यारी प्यारी, अरे लाला इब मान भी जा, है ना। उधर लाला मतलब यूपी की तरफ बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। और जैसे कोई बात बड़ी जोर की लगती है तो बोलते हैं वाह ने तो घनी जोर की बात कही है, उसने तो बहुत शानदार बात कही है। तो ये भी हमारे राजस्थान की बोलियों का प्रभाव है। चलो, चरणदास जी देख लो, लालदास जी महाराज देख लो। चरणदास जी की शिष्या दयाबाई, सहजू भाई, इनके जो ग्रंथ हैं वो अपने मेवाती भाषा के अंदर हैं। रख लोगे ध्यान में? रख लेंगे सर, नॉर्मल सी बात है। चरणदास जी महाराज, लालदास जी महाराज, चरणदास जी की शिष्या दयाबाई, सहजूबाई, इनके जो ग्रंथ हैं उनमें मेवाती भाषा का प्रयोग ही किया गया है। अब एक बात तुम्हें बिना नक्शे के तो ये समझ में नहीं आएगी, मैंने बड़ी शानदार सी बात लिख रखी है। हाँ, क्या लिख रखे हैं? खाना मच्छर खावे है के। चलो, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, ये आप नहीं समझ पाओगे मेवाती के बारे में बिना डायग्राम के। आप कितना ही रट लो, चाहे कितनी बढ़िया किताब पढ़ लो, कितनी ही व्याख्या कर लो, फोटो के बिना भी इस बात को समझ ही नहीं पाओगे। सिर्फ क्या है कि मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को जोड़ने का काम करती है, सेतु का काम करती है। सर समझे नहीं? और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम कौन सी बोली करती है? मेवाती बोली करती है। सर समझा को नहीं थे? बताओ थोड़ा सा। ये वही इंडो आर्यन भाषा का परिवार है जहां पर आपको यहां पर राजस्थानी देखने को मिलेगी। ये जो आपको पूरा का पूरा बल्ट दिख रहा है ना, दिख रहा है थोड़ा सा, चलो मैं दूसरा ले लेता हूं पेन। ये जो पूरा का पूरा बल्ट दिख रहा है, ये भाई पूरा का पूरा बल्ट हिंदी बल्ट है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। हिंदी की ये आ गया उत्तर, उत्तर ऊपरी है, सही बात है। ये आ गया दक्षिण, इधर आ गया आपका पूर्व है, और इधर आ गया हिंदी का पश्चिम। मतलब यहां पर हिंदी का क्या आ गया, यहां पर हिंदी का पश्चिम आ गया। लिखने की जरूरत नहीं है। और ये अपना भाई राजस्थान है। सही बात है, हाँ सर सही बात है। इस प्रकार से राजस्थान है।
ये हिंदी का पश्चिम है, पश्चिमी हिंदी। समझ में आ गई? पश्चिमी हिंदी, पूर्व पश्चिमी हिंदी मतलब एकदम लास्ट बॉर्डर के ऊपर, ये जो हिंदी के पश्चिमी छोर है ना, यहाँ पर पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, और इस राजस्थानी को जो जोड़ने का काम कर रही है ना, वो बोली है मेवाती। पश्चिमी हिंदी मतलब हिंदी के पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, पूरा का पूरा बेल्ट राजस्थान है, तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को जोड़ने का काम करते हैं मेवाती। है वही क्षेत्र है, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है सर? यहाँ पर तो मेवाती बोली जाती है। तो बस ये जो मेवाती बोली है, ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी दोनों को जोड़ने का काम करती है। ओके, चलें आगे। नॉर्मल सी बात समझ में आ गई? चलो भाई आ जाओ। मेवाती की उपबोलियां हैं राठी, कठेर, महेठा। एक नहेड़ा मेवाती भी है जो एक बार एग्जाम में पूछ ली थी। ये जो नहेड़ा मेवाती है, ये अपने भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। रख लोगे ध्यान में? हो सर, रख लेंगे। ये बात समझ में आएगी ना कि ये पश्चिमी हिंदी मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम करती है मेवाती। और ये मेवाती की उपबोलियां हैं राठी, कठेर, महेठा। और एक है नहेड़ा मेवाती। नहेड़ा मेवाती अपने भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अजब तो ज्यादा नहीं है। अगली बोली है, उसका नाम है मालवी। मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र की बोली है। मालवा क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र जो हमेशा हरा भरा रहता है, ये क्षेत्र है मालवा क्षेत्र। इसमें आपका मध्य प्रदेश का रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ वाले जिले आते हैं, और राजस्थान के कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ वाले जिले आते हैं। और इस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? मालवा क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। रख लोगे ध्यान में? ठीक है सर। मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ की बोली है ये। राजस्थान में कहां पर बोली जाती है? तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, ये देख लो भी, राजस्थान का ये दक्षिण है, बिल्कुल सर दक्षिण है, और ये राजस्थान का पूर्व है। तो राजस्थान के इधर यानी कि इस बेल्ट में बोलते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले, जैसे कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिलों में ये बोली जाती है। मराठी का प्रभाव भी देखने को मिलता है, मालवी बोली पर मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे क्या सर? महाराष्ट्र है, जस्ट नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, इसलिए मालवी बोली पर भी मराठी बोली का प्रभाव देखने को मिला है। ओके, रख लोगे ध्यान में? तो भी मालवी के ऊपर किस बोली का प्रभाव है सर? मालवी के ऊपर मराठी का प्रभाव है। ये डायग्राम देख लो इधर, ये पूरा का पूरा बेल्ट है, ठीक है। और यहां पर लगभग कौन सी बोली जाती है? यहां पर बोली जाती है मालवी बोली, और ये नीचे रही आपकी मराठी। तो इस मालवी के ऊपर मराठी का भी प्रभाव है। मालवी की लिपि है देवनागरी, भी अभी पूछ लिया था, थोड़ा सा ध्यान रखना। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सर ने शुरुआत में बताया था कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। हिंदी हम कैसे लिखते हैं? यहां से शुरू करूंगा, बाएं से दाएं की तरफ लिखूंगा। जिस तरह हिंदी भाषा लिखी जाती है उसी तरह मालवी बोली लिखी जाती है। ये ए, आ, कै, ख, गैड सब यानी कि किसमें है? देवनागरी लिपि में है। तो एक बार सिंपल सा पूछ लिया था कि मालवी की लिपि क्या है भाई, तो मालवी की लिपि देवनागरी है। मालवी की कुछ उपबोलियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है, निमाड़ी, रांगड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उम्मटवादी। दो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन से सर? निमाड़ी और रांगड़ी, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मालवी की उपबोलियां हैं, हाँ, कौन कौन सी? निमाड़ी है, रांगड़ी है, सोडवाड़ी है, पाटवी है, रतलामी है, उम्मटवादी है। तो दो की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। रांगड़ी मतलब मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। ये देखो भी, मैंने एक राजपूत योद्धा भी तुम्हारे लिए खड़ा कर दिया, एक राजा भी खड़ा कर दिया। तो रांगड़ी बोली कहां पर बोली जाएगी? मालवा क्षेत्र के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। इसके ऊपर मारवाड़ी और मालवी दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि रांगड़ी बोली के ऊपर मारवाड़ी का भी प्रभाव है और मालवी का भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो रांगड़ी की कुछ आपको लाइनें सुनाऊं क्या? मारवाड़ी और मालवी दोनों का मिश्रण मिलेगा, जैसे कई हालचाल है थारा, कठे गयो थोरे, हरी बात मैंने समझ में नहीं आ रही। ये कुछ शब्द होते हैं, आपको लगेगा हाँ सर मारवाड़ी तो है, उसी प्रकार की है। मारवाड़ी और मालवी दोनों का हमें मिश्रण देखने को मिलेगा।
निमाड़ी इसे दक्षिणी राजस्थान की बोली है वो माना जाता है। निमाड़ी बोली झालावाड़ के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की बोली है। अब जो बस थोड़ी सी है मानो कि लास्ट बोली है आप सबके लिए, अहिरवाटी बोलते हैं, राठी बोलते हैं। यह किन की बोली है, यादवों की बोली है। यादवों को अहिर बोलते हैं, इसलिए इस बोली का नाम अहिरवाटी है। अहिरवाटी बोली कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा हरियाणा का जो गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है, वहां पर भी आपको अहिरवाटी बोली सुनने को मिल जाएगी। इस बोली के साथ में आपको हरियाणा के शब्दों की भी झलक देखने को मिलेगी। अभी जैसे मैंने बताया ना कि अहिरवाटी जो बोली है वो कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर में बोलते हैं। इसके अलावा हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़ में भी बोलते हैं। तो हरियाणा के शब्दों की झलक देखने को मिलेगी। जैसे इब कड़त आए उससे, तू अड़े ही रुक जा गए। क्या हाल चाल से भाई, हरो नाम किस है, कठ जा रहे उसे, घणो शाणू मत बने, वाह बात तो तने साची कही, यो काम तो तने करनो ही पड़ेगो, यो काम तने ही करनो पड़ेगो के। तो इस प्रकार से ये बोली है जिसमें बोलते हैं अहिरवाटी। अहिर जाति के क्षेत्र की बोली है, इसे हीरवाटी भी बोल देते हैं, अहिरवाटी बोल देते हैं, हीरवाल बोल देते हैं। कहां पर बोलते हैं सर, मुंडावर खैरतल तिजारा में है, बहरोड कोटपुतली जिले हरियाणा के गुड़गांव महेंद्रगढ़ वाले बेल्ट में बोलते हैं। देख लो भी आपका मुंडावर है, महेंद्रगढ़ है, ठीक है, गुड़गांव है, रेवाड़ी है, इस पूरे के पूरे बेल्ट में जो बोली बोली जाती है उसका नाम है अहिरवाटी बोली। अलवर भरतपुर क्षेत्र मतलब मेवात क्षेत्र, ये देखो आपका थोड़ा सा ये अलवर भरतपुर, ये जो पूरा का पूरा अगर मिलाएं, मेवात क्षेत्र मिला लो, खैरतल तिजारा मिला लो, डी का क्षेत्र जो हरियाणा से सीमा बनाता है उन्हें राठ कहते हैं, और यहाँ की बोली राठी कहलाई। एक बात तो सर आपने बता दी, इसे अहिरवाटी कहते हैं क्योंकि यह अहिर जाति के द्वारा बोली जाती है। आपने दूसरी बात नहीं बताई, दूसरी बात कौन सी रहेगी, इसे भी राठ क्यों कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, भरतपुर, मुंडावर, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है जो हरियाणा के साथ में सीमा बना रहा है, ये आप खैरतल तिजारा देख लो, इधर आप मुंडावर वाला बेल्ट देख लो, इधर आप डीग वाला क्षेत्र देख लो, तो हरियाणा के साथ में ये सीमा बना रहा ना, इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इस बोली को राठी भी कहते हैं। राठ क्षेत्र के लिए कहावत भी है कि काठ न जाए पर राठ नाने, समझे, कि काठ न जाए पर राठ नाने। काठ मतलब लकड़ी मुड़ जाएगी पर राठ का अहिर नहीं झुकेगा के, कहते हैं थोड़ी कहावत है कि काठ झुक जाएगा लेकिन राठ नहीं झुकेगा। तो ये भाई बोली है क्या, ओके। तो ये हरियाणा के साथ में जो क्षेत्र सीमा बनाता है उसको टच करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, राठ कहते हैं। अहिर जाति के द्वारा बोली जाती है इसलिए इसका नाम पड़ गया अहिर वाटी। इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया राठी। काठ झुक जाएगा, राठ नहीं झुकेगा। तो अहिरवाटी बोली में कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चौदराज का एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर रासो, जिसका फोटो देख सकते हो। ये कई बार पूछा गया भी शंकर राव का एक ग्रंथ है, शंकर राव कृत भीम विलास, तो शंकर राव के द्वारा भीम विलास ग्रंथ लिखा गया है, ये भी अपने अहिरवाटी भाषा में लिखा गया है। शंकर राव का भीम विलास काव्य, चौदराज का हमीर रासो महाकाव्य, और अलवर के रसखान कहलाने वाले अली बख्शी, उन्होंने भी अपने ख्याल नाट्य में अहिरवाटी बोली का प्रयोग किया है। अली बख्शी के बारे में हमने लोक नाट्य में बढ़िया तरीके से पढ़ा था। तो तीनों के तीनों कौन कौन सर, चौदराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास महाकाव्य, और अलवर के रसखान कहलाते हैं अली बख्शी, जिनके बारे में हमने लोक नाट्य में पढ़ लिया। इन्होंने अपने ख्याल नाट्य में, अपने ग्रंथों में अहिरवाटी बोली का प्रयोग किया है। फिर बस लास्ट बच जाती है छोटी सी बागड़ी भी। बागड़ी बोली अलग है, बागड़ी बोली अलग है, कंफ्यूज मत होना, ये बागड़ी है। वो जो हमने डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली पढ़ी थी वो वागड़ी है। वागड़ी बोली के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं बागड़ी के बारे में। बागड़ी हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में पंजाब के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और इस बोली के ऊपर पंजाबी भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये जो आपका इधर आपको दिखेगा ना पूरा मैप की फोटो, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और
इधर पंजाब में फजलिका है, भटिंडा है, मलोट है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, पंजाब वाला क्षेत्र, अबोर, फजलिका, भटिंडा, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ में सीमा बनाता है, इस बेल्ट में जो बोली बोली जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? बागड़ी कहते हैं। वागड़ी नीचे है, बागड़ी ऊपर है। अभी मैंने शुरुआत में बताया कि मेरा ननियाल हरियाणा में है, और जब मैं हरियाणा में जाता ना तो वहां के लोग मुझे बागड़ी बोलते, सीधा यही बोलते गए, बागड़ी कितना दिन खातर आ गए गए, तो बागड़ी बोलते गए। ये बिल्कुल कौन सा है सर? घग्गर नदी वाला क्षेत्र है, जहां से घग्गर नदी बहती है। और बांगर से इस बोली का नाम क्या पड़ गया? बागड़ी पड़ गया। ये बांगर खादर के बारे में हमने राजस्थान भूगोल में पढ़ा है, यहां पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बागड़ी हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में बोली जाती है। पंजाब का वही देख लो, अबोर है, फजलिका है, ये आपका बठिंडा है, इनके अंदर भी हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस पूरे बेल्ट में बागड़ी का प्रभाव है। हरियाणा वाले तो राजस्थान वालों को बागड़ी बोलते हैं। ओके, अब एक मैंने थोड़ी सी चीज लिखी है, याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यह है कि देखो, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने 1967 में एक कानून बनाया था, एक अधिनियम लेकर आई थी, उसका नाम था राजस्थानी राजभाषा अधिनियम 1967। इस अधिनियम के तहत राजस्थान में जो प्रशासनिक काम होते हैं, सरकारी ऑफिस में जो भी काम होते हैं, जो भी पत्र लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे हिंदी भाषा में लिखे जाएंगे। ठीक है, जो भी सरकारी काम होंगे, जो भी पत्र लिखे जाएंगे, जो भी पत्राचार होगा, वो सारा का सारा किस में होगा? हिंदी भाषा में होगा। तो प्रशासनिक कार्यों में, प्रशासनिक समझ गए, प्रशासन वाला काम सरकारी सरकारी काम है, तो इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थानी राजभाषा अधिनियम 1967 लाया गया था। ओके, तो ये याद रह जाए तो ठीक बात है, बाकी कोई बात नहीं, इतना भी ज्यादा याद मत रखना। तो ये है भाई, ओ साहित्य है आपके ऊपर बिल्कुल करवा दूंगा मैं, साहित्य हो जाएगा। भाषा, मैंने आपको भाषा और बोली वाला पूरा टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इस टॉपिक का आपने आनंद भी उठाया होगा, और बड़ी शानदार इसके लिए मेहनत की गई है, वो आपको क्लास में दिख भी रही होगी, ताकि एकदम आप राजस्थानी भाषा और बोलियों को नजदीक से जान पाओ। तो हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।